हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। राजकुमार स्वराण यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप और हम पढ़ रहे हैं आरपीसी द्वारा आयोजित आरएस स्कूल व्याख्याता 6 ग्रेड सेकंड व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भारत का संविधान और करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आज हम फिर राज्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने संविधान के अनुच्छेद 52 पर, 53 पर, 54 और 55 पर चर्चा की थी। आज हमारी प्रमुख चर्चा रहेगी वो संविधान के अनुच्छेद 56, 57 और 61 पर रहेगी। मात्र 3 अनुच्छेदों की चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस जो लिंक आपके पास आया है, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास आप शेयर कर दो। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो। जब 1000 सब्सक्राइब अपने चैनल पे हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के सामने है ना लाइव आऊँगा, तो अपनी लाइव कक्षाएं वो प्रारंभ हो जाएंगी। तो ये छोटी सी जन सेवा है आपकी, तो आप ज़रूर इस सेवा को पहले पूरा करें, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको। आप वो सब चीज़ें पढ़ रहे हो जो आरपीसी द्वारा पूछी जाती है। हमारा मेन फोकस रहेगा वो आरपीसी द्वारा आयोजित एग्जामों पर रहेगा। तो आने वाले समय में स्कूल व्याख्याता और 6 ग्रेड सेकंड 2 बड़ी भर्ती हैं, बहुत जल्द आने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कक्षा पहुँच पाए। आप ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा मैं, रोज़ाना 2 या 3 अनुच्छेदों से संबंधित बहुत थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो बहुत मज़ा आपको इस कक्षा में आने वाला है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलो बढ़ते हैं आगे। जैसा पीछे कक्षा में हमने पढ़ा, अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 54 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है, या ये कह सकते हो राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55 जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति बताई गई है, रीति बताई गई है। आज हमारी चर्चा रहेगी संविधान के अनुच्छेद 56 पर, या राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रहेगा, किसको अपना त्यागपत्र दे सकता है, कब तक वो अपने पद पर रहेगा, कैसे उसको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना कौन किसको देता है। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। फिर अनुच्छेद 57 के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक बार कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसके पुनर्निर्वाचन के लिए क्या पात्रता होंगी। और अनुच्छेद 61 के बारे में इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि राष्ट्रपति को समय से पहले यदि हटाया जा सकता है, वो महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में हुआ है। तो संविधान का अनुच्छेद 56 और 61 कहीं न कहीं जुड़ी हुई बातें हैं। तो आज हम इन दोनों ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी चर्चा रहेगी राष्ट्रपति की पदावधि या राष्ट्रपति का टर्म। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 56 में बताया है। एक सामान्य सा क्वेश्चन आता है संविधान का अनुच्छेद 56(1) ये बात कहता है, अनुच्छेद 56(1) के अनुसार कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से, पद ग्रहण करने की जो तिथि है या तारीख है उससे लेकर 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक सामान्य बात है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष की अवधि है वो कब प्रारंभ होती है। तो संविधान का अनुच्छेद 56(1) में साफ दिया गया है कि जब से वो पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद 56(1) में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि इससे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अनुच्छेद 56(1) में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र है वो किसको देगा, वो उपराष्ट्रपति को। या ये कह सकते हो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है इसमें बी पॉइंट में कि संविधान का अतिक्रमण, इस शब्द पर ध्यान देना आप, संविधान का अतिक्रमण
संविधान का अतिक्रमण करने पर संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। तो यहाँ अनुच्छेद 56(1) की जो बी पॉइंट है उसमें ये बात बता दी गई है, कारण बताया गया है कैसे उसको हटाया जा सकता है। तो हटाए जाने का केवल और केवल एक ही कारण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रमुख कारण क्यों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण कहे या उल्लंघन करे, तो संविधान का अतिक्रमण करने पर ही संविधान के अनुच्छेद 61 में जो उपबंधित रीति है और अनुच्छेद 61 में उपबंधित जो रीति है उसको क्या कहा गया है, उसको महाभियोग कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो तभी तो मैं कह रहा था संविधान के अनुच्छेद 56 और 61 कहीं न कहीं जुड़ी हुई बातें हैं। तो आज अनुच्छेद 61 के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पूरा उसमें पूरी प्रक्रिया का बताया गया है कि कैसे कैसे महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, कैसे वो पारित हो सकता है, पारित हो गया तो क्या प्रभाव उसका होगा। तो बहुत सारी उसकी बातें हैं, लेकिन एक पॉइंट आप ये जरूर नोट करना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपको क्वेश्चन दे देगा राष्ट्रपति को हटाए जाने का आधार है कदाचार का दोषी पाए जाने पर या भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर या संविधान का अतिक्रमण करने पर या उपयुक्त सभी। तो सभी नहीं होगा, आप एक ही बात ध्यान में रखें, संविधान का अतिक्रमण। और सी पॉइंट इसमें ये दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने पर भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो एक सिंपल सी बात आप ध्यान में रखें, वर्तमान जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इसी बात पे वापस लौट का ये अनुच्छेद 56(1) वाली बात पे पद ग्रहण करने की तारीख, वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपना पदभार है वो कब ग्रहण किया था, 25 जुलाई 2017 को किया था। अब इनका कार्यकाल कब पूरा हो जाएगा, पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष। तो 5 वर्ष की अवधि इनकी पूरी हो जाएगी, वो 24 जुलाई 2022 को हो जाएगी। लेकिन 24 जुलाई के बावजूद भी ये उस अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है। यानी जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं आएगा, चाहे भले ही ये अवधि पूरी हो जाए, वो आगे तक भी अपने पद पर बना रहेगा। तो उसको ये छूट देता है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 56(c) में जो बात बताई गई उसी आधार पर। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है उससे अगले दिन ही नया राष्ट्रपति वो अपना पदभार ग्रहण कर लेता है। अब तक ऐसा ही होता आया है, आगे भी ऐसा ही होएगा। तो ये हम कह सकते हैं 24 जुलाई 2022 को जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट जो डे आएगा 25 जुलाई 2022, उस दिन देश को नया राष्ट्रपति है वो मिल जाएगा। हालांकि ये चुनावी प्रक्रिया है वो पहले ही संपन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान दे रखा है। तो उसकी चर्चा फिर हम किसी दिन करेंगे। यहाँ एक बात ध्यान में रखना, फिर संविधान का अनुच्छेद 56(2) में भी एक महत्वपूर्ण बात है। संविधान का अनुच्छेद 56(2) है वो ये बात कहता है जब राष्ट्रपति यदि अपना त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, तो इसकी सूचना है वो तत्काल किसको दी जाएगी, इसकी सूचना दी जाएगी तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को। ये आप ध्यान में रखना, तत्कालीन जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको ये सूचना दी जाएगी कि राष्ट्रपति महोदय ने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है। अब यहाँ अपने एक व्यवहार की बात भी कर लेते हैं कि भारत का वह राष्ट्रपति जिसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो भारत के किसी भी राष्ट्रपति ने अपने पद से कभी त्यागपत्र नहीं दिया, केवल एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति, और वो केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वी गिरी। उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि नहीं देता तो भी लड़ सकता था, क्योंकि हम आगे योग्यताओं में पढ़ेंगे कौन से पद हैं वो लाभ के नहीं माने जाते हैं। अगला जो अनुच्छेद हम 58 पढ़ेंगे उसमें सारी बातें उसकी चर्चा करेंगे। आप केवल इतनी सी एक सिंपल सी बात ध्यान में रखना, उदाहरण भी यदि आप ध्यान में रखो कि भारत का वह राष्ट्रपति जिसने त्यागपत्र दिया, तो भारत के केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति उनका नाम था वी गिरी। उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, और त्यागपत्र दिया तो बड़ी एक दिक्कत भी पैदा हो गई थी, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 56(1) का ए पॉइंट उसमें यह बात है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा, और संविधान का अनुच्छेद 67 है यानी 67 है वो ये बात कहता है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। तो इसके अलावा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, न किसी अनुच्छेद में लिख रखा है। अभी पीछे आरपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था, शायद पीएसआई के एग्जाम में ही पूछा था, एक पद रिक्त हो तो दूसरा अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा।
तो इस तरह के संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, आप ये बात ध्यान में रखें। संविधान का अनुच्छेद 56(1) आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 67 पढ़ोगे तो उसमें केवल ये एक शब्द ही चेंज हो जाएगा। यहाँ राष्ट्रपति है तो वहाँ उपराष्ट्रपति पहले आ जाएगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा। यहाँ अनुच्छेद 56(1) का ए पॉइंट ये कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो ये सिंपल सी बात है, आप जरूर ध्यान में रखें। आरपीएससी टू द पॉइंट पूछती है, जैसा अनुच्छेद में दिया गया है उसी प्रकार की बातें पूछती है। तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो जरूर इस लैंग्वेज को ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब अनुच्छेद 56 में एक बात दी गई कि संविधान का अतिक्रमण यदि राष्ट्रपति करता है तो उसको फिर महाभियोग के आधार पर क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है, यहाँ देखना प्रावधान है महाभियोग संबंधी जो प्रक्रिया है वो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 61। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में, 61 में। एक और क्वेश्चन है, ये महाभियोग की प्रक्रिया एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये आरएसपरी के एग्जाम में आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। आरएसपरी में एक क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक विधायी प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या एक न्यायिक प्रक्रिया है, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो आप ये ध्यान में रखें ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आरएसपरी के एग्जाम में आरपीएससी द्वारा। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है चलाई जाती है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये प्रक्रिया किस देश के संविधान से, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है वैसे ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और यहाँ एक करंट का क्वेश्चन भी ध्यान में रखना आप, वर्तमान में राष्ट्रपति अमेरिका के जो बिडोन हैं जिन्होंने 20 जनवरी 2021 को पदभार ग्रहण किया था, नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने पराजित किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके विरुद्ध एक बार भी नहीं 2 बार महाभियोग प्रक्रिया वो प्रारंभ हुई थी। हालांकि वो हटे नहीं थे, प्रतिनिधि सभा ने दोनों ही बार उन प्रस्तावों को पारित कर दिया था, लेकिन अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका जो दूसरा सदन है सीनेट, उसने उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया। नहीं तो महाभियोग के आधार पर हटने वाले देश के पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं कौन, डोनाल्ड ट्रंप। भारत के किस राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से हटाया गया है, तो इसका आंसर आएगा किसी को नहीं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। भारत में अब तक कितनी बार ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, तो एक बार भी नहीं की गई है, एक बार भी नहीं। तो इसका क्वेश्चन आज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। भारत में किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया और एक बार भी ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं अब तक के, वर्तमान राष्ट्रपति को छोड़कर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर और प्रणब मुखर्जी तक, तो सभी ने अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को बखूबी निवर्हन किया है, कहीं भी संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है। और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका कामकाज भी अब अंतिम चरण की ओर है, तो अब तक इनका कामकाज भी अच्छा रहा है, कहीं ऐसी दिक्कत आई नहीं है। तो भारत में राष्ट्रपति पद पर जो भी व्यक्ति हुए हैं सभी ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है और अपने संविधान का संरक्षण भी किया है। जो संविधान के अनुच्छेद 60 में जो प्रावधान है, जो शपथ है संविधान के संरक्षण की, उसका दायित्व उन्होंने निभाया भी है। तो आगे हम चर्चा उन बिंदुओं की करेंगे। चलो आगे है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब इससे जुड़ी हुई 3-4 सिंपल सी बातें समझना, आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बात तो कारण तो आप जान गए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का कारण क्या है, किस कारण से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का कारण मात्र एक ही है, यदि राष्ट्रपति संविधान का क्या करता है, अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, ये अमेरिका से ली है। भारत में इस प्रक्रिया को कौन संपन्न करता है, भारत की संसद करती है। और अमेरिका में इस प्रक्रिया को कौन संपन्न करता है, तो अमेरिका की जो संसद है उसको क्या नाम दिया गया है, कांग्रेस नाम दिया गया है। भारत में संसद के 2 सदन हैं, एक का नाम लोकसभा है, दूसरी का नाम राज्यसभा है। जबकि वहाँ की अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके 2 सदनों के नाम है, एक का नाम प्रतिनिधि सभा और दूसरी का नाम है वो सीनेट है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध एक बार भी नहीं 2 बार प्रतिनिधि सभा है वो प्रस्ताव पारित कर चुकी थी, लेकिन दोनों ही बार वो प्रस्ताव सीनेट में क्या नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो उसका। ये चीज ध्यान में रखना आप। यहाँ इसको लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है
कि भारत में यदि राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग प्रस्ताव वो संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो वो लोकसभा में भी रखा जा सकता है, वो राज्यसभा में। तो आप ये कह सकते हो वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ये एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें। अब राष्ट्रपति को देखो, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखें, यदि हटाने की आवश्यकता पड़ जाए राष्ट्रपति को तो हटाने का अधिकार है वो केवल और केवल किसको है? वो संसद को है। ये ध्यान में रखें, ये दोनों बातें स्पष्ट करता है आप। संविधान के अनुच्छेद 56 में जो बात बताई गई है कि संविधान का अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले क्या करेंगे? हटाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया का जो उल्लेख हुआ है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। तो यहाँ कारण आप साफ जानना कि अतिक्रमण करना और ये अधिकार दिया है फिर राष्ट्रपति को हटाए जाने का, वो किसको दिया? भारत में अधिकार किसको प्राप्त है? ये संसद को है। अमेरिका में किसको प्राप्त है? अमेरिका की जो कांग्रेस है उसको प्राप्त है। और भारत में प्रस्ताव रखना हो तो किस सदन में रखा जाएगा? तो वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। फिर भी कोई अदर क्वेश्चन आ जाए किसकी भूमिका नहीं है तो वो चीज़ आप समझ जाओगे, ये ध्यान में रखें। एक और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखना कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। हटाने की बात हो तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं वो महाभियोग प्रक्रिया में वोटिंग में शामिल होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी है। चलो, इस प्रक्रिया के 2 चरण हैं। महाभियोग प्रस्ताव जो रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको संकल्प कहा जाता है। तो 2 अलग अलग पार्ट हो गए, एक संकल्प रखा जाना और दूसरा उस संकल्प को क्या किया जाना? पारित किया जाना। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि वो संकल्प यदि आवश्यकता पड़े तो उस संकल्प को कैसे रखा जाएगा। अब सिंपल सी बात ध्यान में रखें आप, राष्ट्रपति पर हम चर्चा कर रहे हैं वो महाभियोग की। संकल्प किससे संबंधित है? महाभियोग से संबंधित है। कुछ पूर्व बातें आप, यदि प्रक्रिया प्रारंभ की जाए तो संसद के ये किस सदन में की जाती है तो ये बात आप समझ गए। ये संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है ये प्रस्ताव, और जिस सदन में रखा भी जाएगा उससे संबंधित 2 बातें हैं। एक तो ये संकल्प किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ये क्या हो रहा है भाई? किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगली जो बात ध्यान में रखना, आप यहां से क्वेश्चन आ जाता है, जिस सदन में भी रखा जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। यानी जहां भी यह संकल्प रखा जाएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितने सदस्यों के हस्ताक्षर? वो 1/3 दे देगा, 1/4 दे देगा, 2/3 दे देगा। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस सदन में भी रखा जाता है संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या, यानी आप तो ये बात ध्यान में रखना, जिस सदन में भी रखा जाता है तो संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। और दूसरा, ये इस तरह का संकल्प तब तक नहीं रखा जाएगा जब से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित नहीं कर दिया गया हो। तो यहाँ दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा इस तरह का संकल्प रखे जाने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना है वो आवश्यक रहेगी। शायद सिंपल सी बात है, समझ में आ गए। यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं संकल्प रखे जाने के संबंध में कि इस तरह का हटाने का जो हो तो इस तरह का संकल्प अब किसी भी सदन में रखा जाएगा। संकल्प में इन बात का उल्लेख होगा, राष्ट्रपति ने संविधान का कहाँ अतिक्रमण किया है, क्यों इस तरह का संकल्प रखा जा रहा है। अब संबंधित सदन का अध्यक्ष या सभापति तब तक उस प्रस्ताव को या संकल्प को स्वीकार नहीं करेगा जब तक ना उस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों ने क्या नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किए। अब उदाहरण के लिए 1/4 कैसे ज्ञात करो? जैसे लोकसभा में रखा जा रहा है तो लोकसभा की वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। तो 1/4 कैसे ज्ञात करोगे? 543 को 1 से गुणा करना और 4 का भाग देना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। जो संख्या आएगी वो 1/4 हो जाएगी। नॉर्मली वेम भी आप समझ सकते हो, 500 का
एक चौथाई कितना होता है 125 और 43 का कितना हो जाएगा 11। तो 125 और 11 यानी 136 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होंगे, तभी लोकसभा अध्यक्ष वो स्वीकार करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। फिर इस तरह का संकल्प, इसका मतलब ये हुआ उस पर चर्चा तभी होगी जब 14 दिन पूर्व क्या दे दी गई वो सूचना। तो आज यदि संकल्प रख रहे हैं तो उसके 14 दिन बाद ही प्रक्रिया क्या हो पाएगी, प्रारंभ हो पाएगी। तो ये कह देंगे या कह भी सकते हैं कि 14 दिन पहले हमने राष्ट्रपति को क्या किया था, सूचित भी किया था। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अगली जो इसकी प्रोसेस है, संकल्प पारित किया जाना। पारित कैसे हो सकता है इस तरह का संकल्प, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है। एक तो ये पीछे आप पढ़ के आए हो कि इस तरह का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जाएगा, किसी भी सदन में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना, जिस सदन में संकल्प रखा जा रहा है उस सदन को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, प्रथम सदन। वैसे हम प्रथम सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। ये बात ध्यान में रखें आप। यहाँ लोकसभा आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रथम सदन है ना, वो यहाँ पर वो होगा जिसमें ये संकल्प है वो रखा गया है। तो सबसे पहले प्रथम सदन में जहाँ संकल्प रखा गया है तो वो सदन उस पर क्या करेगा, चर्चा करेगा, विचार करेगा। अब यदि मामला कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर है तभी इस तरह का प्रस्ताव पारित हो सकता है, अदरवाइज संभावना नहीं रहेगी यहाँ पर, चाहे भले ही प्रस्ताव रखा गया हो। यदि पारित, उस पर चर्चा होने के बाद पारित होने की बात आए तो सदन की कुल सदस्य संख्या, जिस सदन में रखा गया था सदन की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। सदन की कुल सदस्य संख्या बहुत बड़ी बहुमत की बात है। यदि लोकसभा की बात करें 2/3 कैसे ज्ञात करोगे, कुल सदस्य संख्या कितनी है 543। अब 543 को 2 से गुणा करना और 3 का भाग देना। इसके 2 से गुणा करोगे तो ये 1086 आ जाएंगे। अब इसमें 3 का भाग दोगे, लो भैया, अब 543 को 2 से गुणा करोगे, 3 का भाग दोगे तो ये भाग दिया तो ये संख्या आएगी, ये संख्या आएगी 361। यानी लोकसभा की यदि 543 सदस्य संख्या वर्तमान में इस तरह का संकल्प रखा जाए तो 361 सदस्यों की बहुमत की क्या पड़ेगी आवश्यकता, इतने लोगों की सहमति। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष यदि दोनों सहमत हो तो इतना बहुमत मिल सकता है, अदरवाइज कोई संभावना है नहीं। इस बहुमत से यदि संकल्प पारित होगा तो ही अगले सदन में जाएगा, अदरवाइज यहाँ भी रिजेक्ट होने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। वायदे में एक प्रथम सदन इस प्रकार के बहुमत से पारित कर देता है तो प्रस्ताव फिर संकल्प है वो कहाँ जाएगा, वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन। अब दूसरा सदन सीधा ही उस प्रस्ताव को पारित नहीं करेगा। दूसरा सदन सर्वप्रथम प्रथम सदन ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का अन्वेषण करेगा। अन्वेषण यानी जांच, उसकी जांच करेगा। आरोप तो निराधार भी हो सकते हैं, झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा सदन उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। या तो जांच करेगा या किसी समिति से करवाएगा। कोई कमेटी भी गठित की जा सकती है या सदन भी कर सकता है, समिति से करवाएगा। ये बात आप ध्यान में रखें। दूसरा सदन या तो उसकी जांच करेगा या, हेलो भैया, अन्वेषण करेगा या किसी समिति से करवाएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जब जांच कार्य चल रहा होता है तो राष्ट्रपति या तो स्वयं मौजूद रहेगा या अपना पक्ष रखने के लिए किसी प्रतिनिधि को भेजेगा। तो यहाँ राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा। राष्ट्रपति या तो उस समिति के सामने स्वयं उपस्थित होगा या अपना पक्ष रखने के लिए किसी प्रतिनिधि को भेजेगा। अब प्रतिनिधि की बात है, जैसे महान्यायवादी को भेज दिया जाए, महान्यायवादी उन आरोपों का क्या देगा, जवाब देगा, प्रतिनिधि को भेजेगा। और जब जांच कार्य पूरा हो जाए, दूसरे सदन को ये लगे कि प्रथम सदन ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में, जो प्रथम सदन ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, तो वो उस प्रस्ताव को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट कर दिया तो वो प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरे सदन को ये लगे कि नहीं, प्रथम सदन ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, राष्ट्रपति महोदय ने यहाँ संविधान का अतिक्रमण किया है, तो दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को क्या करेगा, पारित करेगा। अब पारित होने के लिए सेम जो प्रथम सदन का जो बहुमत था, सेम उसी प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को फिर हटाया जाएगा। ये बात महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखें। और यहाँ भी राष्ट्रपति के पास बचने का मौका है।
आरोप भी साबित हो गए हैं, लेकिन दूसरे सदन में इस प्रकार का बहुमत यदि नहीं मिला है तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध ऐसा ही तो हुआ था, प्रतिनिधि सभा ने दोनों बार प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन जब बाद में दूसरे सदन ने उसकी जांच की और राष्ट्रपति ने अपना प्रतिनिधि भेजा, दूसरे सदन में भी वो क्या पाएगा, दोषी पाएगा, तो फिर वो प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखा जाता है। वोटिंग के लिए रखा गया तो इस बहुमत से वो क्या नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। पारित नहीं हुआ तो प्रस्ताव क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, साइंस के स्टूडेंट है वो जरूर ध्यान में रखें इस चीज़ को। उनके लिए टफ बात हो सकती है कि अनुच्छेद 61 वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान का अतिक्रमण करने पर ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और जब महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। जिस सदन में भी प्रारंभ की जाती है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। 14 दिन की अवधि पूरी हो जाती है, उसके बाद ही इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो पाएगी। अब उसके बाद है, जब महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो जिस सदन में भी प्रारंभ की जाएगी उस सदन को प्रथम सदन माना जाएगा। प्रथम सदन में उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद यदि वो संकल्प पारित किया जाता है तो उस पर सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। यहाँ कुल की बात आई है, कुल में मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं और इसमें निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। ये बात ध्यान में रखें आप, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्यों को भाग लेने का अधिकार नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्यों को। हटाने की बात आए तो सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रस्ताव कहाँ जाएगा, दूसरे सदन के पास। दूसरा सदन सीधे ही उसको पारित नहीं करता। प्रथम सदन ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों का अन्वेषण करेगा, यानी जांच करेगा, या फिर किसी समिति से करवाएगा। और जब जांच कार्य चल रहा होता है तो राष्ट्रपति या तो स्वयं मौजूद रहेगा या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेगा। जांच कार्य पूरा हो जाता है, समिति को ये लगे या सदन को ये लगे कि ये आरोप झूठे हैं तो वो उस प्रस्ताव को वहीं रिजेक्ट कर देंगे। और दूसरे सदन को यदि ये लगे कि प्रथम सदन ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं तो प्रक्रिया फिर आगे बढ़ेगी। आगे कैसे बढ़ेगी, वो सदन फिर उसको पारित करेगा और उस सदन को भी प्रथम सदन के समान सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत यदि मिल जाता है तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है, ये आप ध्यान में रखना। आगे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने बताया था। अनुच्छेद 56 जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात आई है। तो अनुच्छेद 57 एक सिंपल सी बात कहता है कि यदि एक बार कोई भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए तो इस संविधान के अन्य उपबंधु के अधीन रहते हुए वह पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। या ये कह सकते हैं कि रामनाथ कोविंद जी यदि चाहें तो ये दोबारा भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। और भारत में अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वही लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे, बाकी कोई भी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित नहीं किया गया। हो सकता है फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पुनर्निर्वाचित हो तो वो कितनी बार हो सकता है, तो कितनी भी बार हो सकता है। यहाँ कोई संवैधानिक बंधन नहीं है, एक बार निर्वाचित हो गया तो वो 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, या ये कह सकते हो कितनी भी बार हो सकता है। राइट आंसर इसका ये रहेगा, वो कितनी भी बार हो सकता है। अमेरिका के संविधान में ये प्रावधान है, वहाँ अमेरिका में कोई राष्ट्रपति है वो 2 कार्यकाल यानी 8 वर्ष से ज़्यादा है वो नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखें। 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 56, 57 और 61 से संबंधित हैं। तो ये बातें यदि आपके समझ में आई हैं तो जरूर आप इस क्वेश्चन को भी कर जाओगे। आप शेयर जरूर करते रहना, भूल जाते हो आप बीच बीच में शेयर करना इसको यदि आपके समझ में आया है तो। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? बहुत आसान सी बात है, अभी आपने पढ़ा है संविधान का अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे वो किसको देगा? वो उपराष्ट्रपति को देगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। एक सिंपल सी बात ध्यान में रखना है आपको, कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, महाभियोग द्वारा, न्यायालय में ट्रायल द्वारा। तो एक ही बात ध्यान में रखनी, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। कौन हटा सकती है? संसद हटा सकती है। और महाभियोग लगाए जाने का आधार आप समझ ही गए हो, संविधान का अतिक्रमण। क्वेश्चन ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, घुमा फिरा के बातें कुछ एक जैसी ही होती हैं।
भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 61 है। अनुच्छेद 61 में प्रक्रिया वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या संसद के किसी भी सदन द्वारा? तो इसका राइट आंसर आएगा वो संसद का किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन में इसको ये आरोप लगाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो दो बातें मैंने आपको बताई। जब संकल्प प्रारंभ किया जाता है तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन की पूर्व सूचना। तो बी आंसर इसका आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसका महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा ये राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के सदस्य भी हैं और राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाए उसके लिए भी ये तैयार रहते हैं। राज्यों की विधान परिषदें, तो विधान परिषद को न तो निर्वाचन में शामिल किया गया है और न महाभियोग प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके बाद फिर महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है निर्वाचन में, तो वो आंसर क्या जाएगा? राज्यों की विधानसभाएं। अब राज्यों की विधानसभाएं निर्वाचन में तो शामिल होती हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में क्या नहीं है? शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो डी आएगा, राज्यों की विधानसभाएं। ये आरपीएससी ने जो पूछा था क्वेश्चन वो मैंने आपको बताया, आरएस प्री में आया था। ये भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है किस प्रकार की? एक अर्ध न्यायिक, कार्यपालिका प्रक्रिया, न्यायिक और विधायी। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको माना गया है। यह भी आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? देखो दो महत्वपूर्ण बात इसमें दी गई, दो अनुच्छेद इसमें दिए हुए हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रावधान है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा? कोई जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है तो उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। दो बातें आई, एक तो 5 वर्ष का कार्यकाल, दूसरा पुनर्निर्वाचन की। तो 5 वर्ष के कार्यकाल की बात आई थी वो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद की? 56 की। और पुनर्निर्वाचन की बात आई थी वो कौन से की? 57 की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 56 व 57 जिसमें दे रखा है। सी आंसर हो जाएगा इसका 56 व 57। दोनों की मिली जुली बातें हैं इसमें, दो बातें, दो अनुच्छेदों को एक साथ करके पूछा है इसने। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने चर्चा की थी, टू दी पॉइंट ही बात की थी, अनुच्छेद 56, 57 और 61 में जो बातें दे रखी थी उन्हीं की चर्चा की थी। फिर भी जो साइंस के स्टूडेंट है वो इस लैंग्वेज को देख सकते हैं। अनुच्छेद 56 एक ये कहता है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। फिर ये मैंने आपको बताया 56(1) में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ऐसे ही हमारे संविधान का जो मेरिट आप पढ़ोगे संविधान का उसमें ऐसे ही दे रखा है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आजकल अनुच्छेदों से जुड़े हुए जो क्वेश्चन आते हैं जो संविधान का मेरिट है, मैं एक बात जरूर कहूँगा आपको, बहुत अच्छे से आपको संविधान को पढ़ना है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं इस मेरिट को जरूर खरीद लें, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज दे रखी है वो क्यों बातें हैं वो पूछ लेता है एग्जाम में। तो यहाँ इसमें जो दिया हुआ है वो क्यों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान का अतिक्रमण साफ दिया हुआ है यहाँ पर 56(1) का जो बी पॉइंट है, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। और 56 ये बात कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना है वो किसको दी जाएगी? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो 56 की सारी बातें आप जरूर ध्यान में रखना। सब पे क्वेश्चन बनता है, कथन वाला क्वेश्चन भी इससे जुड़ा हुआ आ सकता है। अकेला अनुच्छेद 56 से जुड़ा हुआ कथन वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, क्या पात्रता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जो अनुच्छेद जो क्वेश्चन में दे रखा था वो क्यों बातें यहाँ अनुच्छेद में दे रखी हैं। सेम आरपीएससी ने इस आधार पे ही पूछा है जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा था। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। अब पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार होगा? 2 बार हो सकता है या 3 बार हो सकता है या कितनी भी बार हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये राइट करना है कितनी भी बार हो सकता है, कितनी भी बार पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 57 केवल इतनी बात करता है, यहाँ कोई प्रावधान नहीं है 2 बार का, 3 बार का या कितनी भी बार का या 5 बार का, 7 बार का, कुछ नहीं दे रखा। केवल इतनी सी लैंग्वेज है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए
उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। एक सिंपल सी बात है, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो आज का इतना ही था। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगामी जो भर्ती आने वाली है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की और आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और शिक्षक ग्रेड सेकंड, तो संविधान का एक बड़ा पार्ट है वो शिक्षक ग्रेड सेकंड में है, और शिक्षक ग्रेड फर्स्ट है उसमें भी 5 क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आएंगे संविधान से जुड़े हुए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हाँ, पढ़ कोई भी सकता है, संविधान जिसके सीखने की इच्छा है, आप 6 महीने इस चैनल से जुड़ जाइए, बहुत कुछ आप संविधान से जुड़ी हुई बातें सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।